हेलो, वेलकम बैक टू योर ओन सोशल साइंस क्लास। हर बार यही कहती हूँ क्योंकि हर बार हम ऐसे ही मिलते हैं आपकी सोशल साइंस की ही क्लास में। हाँ, सब्जेक्ट्स इधर उधर होते रहते हैं, जैसे कि पहले 3 चैप्टर्स वर फ्रॉम ज्योग्राफी, देन वी स्टार्टेड हिस्ट्री एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट इकोनॉमिक्स। ऑल्दो वी हैव स्टार्टेड इन द प्रायर क्लास ऑल्सो, जो कि थी हमारे 10 चैप्टर की। उसमें हमने फैमिली और कम्युनिटी के बारे में पढ़ा। सो फ्रॉम कम्युनिटी हेड देयर कम्स द एंटायर नेशन। So we are going to discuss the chapter grassroots democracy के questions जो कि हैं chapter के back side वाले। Grassroot deeper level तक, local level तक, about democracy we are talking about. So what is democracy भाई? It is a type of government that is present in India. Now what are the specific features of democracy? Or if someone asks you the define कि definition दो भी democracy होती क्या है, तो डेमोक्रेसी इज अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट दैट इज चोजन बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल। कि ऐसी सरकार जो जनता चुनती है, जनता से चुनती है और जनता के लिए चुनती है, वो होती है डेमोक्रेसी। मतलब जनता की सरकार। हर जगह जनता जनता है तो किसकी सरकार है? जनता की सरकार है। जनता कौन भाई? हम। आप अभी नहीं, क्योंकि अभी आप छोटे हैं। व्हेन यू विल बी क्रॉसिंग योर एज 18 तब आप जनता हो रहोगे और तब आप सरकार चुन सकते अपनी मर्जी की। सो चलते हैं हमारे बहुत थोड़े से क्वेश्चन। आई होप आपने पहले ही पता लगा लिया होगा कि कितने चैप्टर कि कितने क्वेश्चंस हैं। सो हार्डली 3 क्वेश्चंस आर देयर। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। आज की क्लास में ज्यादा क्रिएटिविटी नहीं, क्योंकि भाई वी आर टॉकिंग अबाउट द रूल्स रेगुलेशंस ऑफ अ गवर्नमेंट, हाउ डज अ गवर्नमेंट वर्क्स। भाई क्या है पॉलिटिकल साइंस या सिविक्स के चैप्टर्स में क्या होता है? यही तो होता है। पॉलिटिकल साइंस आपके सिविक्स को ही कहते हैं, बट व्हेन यू विल मूव फ्रॉम 8 to 9, तो 8 तक तो आपके सिविक्स कहलाएगी, उसके बाद ये कहलाती है पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिक्स के बारे में है सब कुछ, क्योंकि सरकार की बात हो रही है, तो सरकार की बात पर भाई हम लोग इमेजिन और क्रिएट नहीं कर सकते। हम लोग मुद्दे की बात करेंगे जैसे सरकार करती है। सो मुद्दे की बात है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। What is the meaning of democracy? A type of government chosen by the people, for the people, of the people. What is the difference between the direct democracy and representative democracy? Direct, अच्छा पहली बात तो दोनों ही democracy, तो दोनों ही are the government that are chosen by the people. Simple fact. Then, now one is direct democracy. It means the janta, the people can directly participate. And in representative democracy, I'm just giving you a hint. इससे पहले कि हम आंसर डिस्कस करें, एक ओवरव्यू डिस्कस कर लेते हैं ना भाई आंसर का। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या है? एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है, डायरेक्टली पार्टिसिपेशन होता है जनता का। बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द डेमोक्रेसी वेयर द गवर्नमेंट इज फॉर ऑल। तो डायरेक्टली भी हम पार्टिसिपेट करते हैं। कैसे भाई? हम वोट करते हैं तो हम डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बट इनडायरेक्टली वी आर पार्टिसिपेटिंग इन द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। वो कैसे? हम वोट किसको दे रहे हैं? वी आर वोटिंग फॉर अ रिप्रेजेंटेटिव, होपफुली दैट विल विन द इलेक्शन, दैट विल बी चोजन फॉर द, और दैट विल बी चोजन टू बी द पार्ट ऑफ अ गवर्नमेंट, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ओनली। तो ये सब हमें बताना है हमारे आंसर में। तो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। Meaning of democracy. So it is a system of government, yeah, a type of government. Governance is the word derived from the government itself, or you can interchange both of them. मुद्दा वही है, सरकार. So democracy is a system of governance where the people hold the ultimate power to rule. There is the power in the hands of people. कैसे? किसके लिए भाई? रूल करने के लिए। तो ऐसा तो है नहीं कि ऑल द सिटीजन्स ऑफ अ नेशन, लाइकवाइज वी आर टॉकिंग अबाउट इंडियन गवर्नमेंट, सो इट्स नॉट लाइक दैट कि ऑल द सिटीजन्स आर रूलिंग इंडिया। नो, इट्स नॉट लाइक दैट, बट इनडायरेक्टली इट इज लाइक दैट। एज इन, अगर हमें सरकार का कोई रिप्रेजेंटेटिव पसंद नहीं आता है, या इफ एनी इंडिविजुअल रिप्रेजेंटेटिव इज चार्ज विद एनी गिल्ट, या उसका कोई ब्राइब का कोई केस है, या एनी हाउ हिज गिल्ट इज प्रूव, तो हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं। दोबारा से इलेक्शन होंगे, नया रिप्रेजेंटेटिव चुना जाएगा,
तो पावर हमारे हाथ में हुआ भाई एक तरीके से, क्योंकि हम रिप्रेजेंटेटिव को बदल सकते हैं। रिप्रेजेंटेटिव बदला तो हो सकता है सरकार भी बदल जाए। एक वोट से सरकार की एक पार्टी जीतती है, दूसरी हारती है, तो अगर एक वोट बदल गया सरकार बदल जाएगी। सो वी हैव द कंट्रोल ऑफ पावर टू रूल, बट नॉट अराउंड थ्रू आवर रिप्रेजेंटेटिव्स, ऑफन थ्रू इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव्स। तो हम सरकार को चलाने का पावर अपने हाथ में रखते हैं, खुद से नहीं, बट हम अपने रिप्रेजेंटेटिव से काम करवाते हैं फॉर द अदर सिटीजन्स। सो जो कि एक वेलफेयर का काम ही होता है। देन अभी हमें डायरेक्ट और रिप्रेजेंटेटिव में डिफरेंशिएट करना है। सो द टर्म ओरिजिनेट्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। अभी तक हम डेमोक्रेसी को ही डिस्कस करें तो डेमोक्रेसी जो है इट्स नॉट एन इंग्लिश वर्ड, इसका रूट है ग्रीस देश से। सो इट्स अ ग्रीक वर्ड दैट इज कंप्राइजिंग टू डेमोस। डेमोस का मतलब लोग, पीपल, kratos that means rule or power. So power is in people, power lies in people, meaning ruled by the people. Now direct democracy, citizens directly participation or directly they do participate in the decision making. भाई कौन से रिप्रेजेंटेटिव को चुनना है, that is the direct decision of ours, mean me and others, those who are voting or those who can vote. तो जो लोग डायरेक्टली डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का हिस्सा है। एंड फॉर एग्जांपल रेजिंग हैंड्स इन अ क्लासरूम टू वोट ऑन अ पिकनिक लोकेशन और and choosing a monitor, choosing a class representative. So over there, voting can be done directly by raising your hands and the teacher will count winning and losing party or the individual can be announced easily. So direct participation decision making होता है कि which representative we are choosing. इसी तरीके से अब रिप्रेजेंटेटिव की बात आ रही है। So citizens elect representative to make decision. तो now who are making decision? We are not making, we are indirectly making decision. क्यों? क्योंकि हमने ही रिप्रेजेंटेटिव चुने। सो ये फर्क है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में, या डायरेक्ट और रिप्रेजेंटेटिव में। एंड दे पास लॉज ऑन देयर बिहाफ। तो ये लोग हमारे लिए रूल्स रेगुलेशंस बनाते हैं, नए नए लॉज बनाते हैं, बट हमारे लिए, हमारे बेनिफिट के लिए ही बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडिया सिस्टम ऑफ इलेक्टिंग मेंबर्स ऑफ लाइकवाइज एमएलएज और एमपीज को इलेक्ट करना है। So they will be elected through direct elections? No. Direct democracy में उनका voting system चलेगा, लोग वोट देंगे, MLAs MPs बनेंगे। तो ये जो MLAs MPs हैं ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं और ये बनाते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। क्वेश्चन नंबर 2, recall the 3 organs। जैसे एक बॉडी के हिस्से होते हैं वैसे ही हमारे इंडिया एज अ बॉडी के 3 organs के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। So we have to recall the 3 organs of government and what are their different roles. So हमें इन तीनों organs के नाम लिखने हैं, लिखने नहीं भाई, I will write, you will listen. Of course आपकी कॉपी में आप बाद में लिखेंगे, but that with the help of the answer that I'm going to give. फिलहाल के लिए we have to write the 3 names and थोड़ा सा overview, फिर answer discussion. So we are talking about the organs. So we do have central government. नहीं भाई, these are not the organs. देखो organs के बिना body काम नहीं करती है। तो एक देश की सरकार देश के कुछ particular organs के बिना भी काम नहीं करेगी, जो कि है एक law making organ, legislative जिसको बोल देते हैं। Another important organ is executive. So once the law is passed, law is made, then executives implement those laws, and finally comes judiciary. If someone is not following the law and order, so they are found guilty, they are charged with the guilt. तो उनको punish कौन करता है? Judiciary. So ये हैं 3 organs. Now let's discuss more about them. Legislature responsible for making, updating और removing laws. तो कुल मिलाकर ये law से related काम करते हैं, नए laws बनाते हैं, पुरानों में कुछ change होता है तो वो करते हैं, and जो laws की नहीं requirement उनको remove करते हैं. That is, it consists of representatives elected by the people. People किनको चुनते हैं? Representatives को. तो ये representatives जैसे कि MLAs, MPs particularly, they do contribute in legislature. हाँ, आप आगे की क्लास में जाओगे, you will know further about that कि हाँ कौन कौन से
जो रिप्रेजेंटेटिव है हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग लॉज। बात करते हैं एग्जीक्यूटिव की, जो लॉज को इम्प्लीमेंट करते हैं। सो दे इम्प्लीमेंट लॉज एंड इंश्योर्स लॉ एंड ऑर्डर इज बीइंग मेंटेन्ड। पुलिस, आर्मी, देन हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के जो ऑफिसर्स आ जाते हैं, ऑल दोज कम इन एग्जीक्यूटिव। इट इंक्लूड्स द हेड ऑफ स्टेट, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, देन मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर एंड एनफोर्समेंट एजेंसीज जैसे कि पुलिस, अभी एग्जाम्पल बताया था। जुडिशरी में ये लॉ को इंटरप्रेट करते हैं। इंटरप्रेट वर्ड इज नॉट न्यू टू यू नाउ, क्योंकि मैंने बहुत बार डिस्कस किया व्हाट डज दैट मीन। लाइकवाइज इफ क्यों भाई, हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बुक ऑफ लॉ। इट कैन नॉट स्टेट इटसेल्फ फॉर ईच एंड एवरी वन इन टू बी सेड एज इन द ह्यूमन कंसर्न कि भाई ये तो किताब है, एक इंसान थोड़ी है दैट कैन टेल कि नहीं भाई दीज आर नॉट द लॉज। सो वट एवर इज रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कौन उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करवाता है, इंटरप्रेट करता है, एंड अगर किसी ने गलत लॉ इम्प्लीमेंट कर दिया है, कोई खराबी है, तो उसको चेंज या रेक्टिफाई ऑब्जेक्ट कौन करता है, वो काम है जुडिशरी का। सो इट इंटरप्रेट लॉज। कोई झगड़े हैं स्टेट्स के बीच में, स्टेट नेशन के बीच में, सो जुडिशरी रिजॉल्व्स इट एंड मोर ओवर इंश्योर जस्टिस। न्याय करते हैं इन द केस ऑफ थेफ्ट, यू नो द अटेम्प्ट टू मर्डर, बहुत सारी चीजें भाई नाम नहीं याद आते हैं, एक इमीडिएट इफेक्ट से कहें तो, ठीक है। फिर हम लोग जुडिशरी का एक और पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। इट चेक्स द लीगैलिटी ऑफ डिसीजंस की भाई कानूनी तौर पर जो लॉज इंप्लीमेंट हो रहे हैं, आर दे एग्जैक्टली फॉलोइंग द लॉ दैट इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाय द लेजिस्लेचर and executive and provides judgments on whether laws are fair and constitutional. इंटरप्रेट तो कर ही रहा है लॉ को कौन, जुडिशरी, बट उसके हिसाब से एग्जैक्टली थिंग्स आर गोइंग और नॉट सो, इफ नॉट सो इट शुड बी चेंज और सम चेंजेस शुड बी देयर, वो सब देखना काम है जुडिशरी का। सो दैट वाज ऑल अबाउट द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू डिफरेंट इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स दैट आर 3 ऑफ अ गवर्नमेंट। लास्ट क्वेश्चन कह सकते हैं, आपको ज्यादा पता है भाई, 3rd क्वेश्चन लास्ट है कि 4th क्वेश्चन लास्ट है। फॉर मी इट इज द लास्ट वन। Why do we need 3 tiers of government? तो क्या हम फिर से लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी की बात कर रहे हैं? आई डोंट थिंक सो। सो फॉर विच अदर 3 tiers we are talking about? Yes, you are getting it right. Now we are talking about the local government, state government and center government. अगर आप इसको ऊपर से कंसिडर करना चाहें then also you can do, but हमारा चैप्टर ग्रास रूट की बात कर रहा है, रूट लेवल की बात कर रहा है। So the local government come at first, फिर state government, फिर center government. So the answer is likewise the 3 tiers of government. Local government, state government and central government ensures, ये क्या पक्का करते हैं कि efficient governance, सरकार अच्छे से काम करनी चाहिए and address issues at different levels. फिर सेंट्रल, स्टेट या लोकल लेवल पर जो भी मेजर माइनर इश्यूज हैं उनका अच्छे से ध्यान रखा जाए, डिस्प्यूट्स को सॉल्व किया जाए। ऑफ कोर्स इसमें लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी तो पार्टिसिपेट कर ही रहे हैं। देन लोकल गवर्नमेंट, सेंट्रल और स्टेट में बेसिक जो डिफरेंस है कि कौन कौन से फील्ड में अपना काम देखते हैं, क्या क्या काम कर सकते हैं और कौन से काम इनकी टेरिटरी या बाउंड्री से बाहर है। सो ऑन दैट नोट अ सिंपल थिंग, local government cannot interfere in the state government's tasks and state government cannot interfere in the central government's tasks. How so and why so? तो भाई सेंट्रल सबसे लीडिंग है, लोकल स्टेट को रिस्पॉन्ड करता है, रिस्पॉन्सिबल है, उसके लिए आंसरेबल है, स्टेट रिस्पॉन्सिबल है एंड आंसरेबल है सेंटर के लिए। सो अब यही दूसरी बात की काम क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं, सो दैट वी आर डिस्कसिंग। Likewise, local government, it handles immediate community level issues, जैसे कि विलेज एंड टाउन के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड। अब लोकल लेवल की गवर्नमेंट की बात हो रही है, आई होप यू रिमेंबर व्हाट कम्स इन दैट। देयर कम्स द ग्राम पंचायत, देन पंचायत समिति और ब्लॉक समिति, देन कम्स जिला परिषद। तो इन तीनों के केसेस में जो कुछ भी मैनेज करना है, दैट इज द टास्क ऑफ लोकल गवर्नमेंट। गुड टू गो? Yes, of course. Then state government क्या करती है? It manages regional concerns. State से related सारे फैसले वहां की स्टेट गवर्नमेंट लेती है, जैसे कि
उसमें ऑफ कोर्स मल्टीपल टाउन्स एंड विलेजेस आ जाते हैं, क्योंकि भाई स्टेट इज नॉट अ स्मॉल प्लेस, इसमें हजारों लाखों इवन मोर देन दैट विलेजेस एंड टाउन्स कैन कम। सो एग्जाम्पल के लिए वहां पे पब्लिक हेल्थ को मेंटेन करना, कोई एपिडेमिक है, कोई बीमारी फैल गई है, लाइक फ्लड्स की वजह से कोई और प्रॉब्लम आ गई है, तो हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज, स्टेट्स के इश्यूज स्टेट ही हैंडल करेगा। देन लॉ एंड ऑर्डर स्टेट से रिलेटेड, कुछ स्टेट्स में लॉ एंड ऑर्डर इट गोज पीसफुली, इन सम स्टेट्स इट डजंट वर्क गुड, वहां पे either or things just go on and on and on, जैसे कि पॉलिटिकल चेंजेस आते रहते हैं, दंगे फसाद होते रहते हैं, दैट इज द फाइटिंग इन बिटवीन टू कम्युनिटीज। तो उन सबको टैकल करना, क्योंकि वो सिर्फ स्टेट का प्रॉब्लम है ना, ऐसा नहीं है कि जो गुजरात का है वो महाराष्ट्र का भी प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे कि महाराष्ट्र हमारा क्या है, गुजरात के नीचे वाला स्टेट है, तो दैट इज ऑलमोस्ट हैविंग द वेस्टर्न साइड बाय द वाटर बॉडी अरेबियन सी, तो वहां पे अलग तरीके के काम होते हैं, अलग तरीके के लॉ एंड ऑर्डर हैं, तो गुजरात से वो रिलेट करें नॉट पॉसिबल तो नहीं कह सकते, बट या नॉट टू बी कंसिडर्ड, क्योंकि ऑलरेडी हमने स्टेट्स डिवाइड कर रखे, हमने नहीं भाई, दोज हु हैव रिटन द कॉन्स्टिट्यूशन। देन सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, पर्टिकुलरली अबाउट द फाइनेंसेस, डिफेंस, किसी देश की सुरक्षा का काम है, पूरे देश में करेंसी का मैटर है, दैट विल बी टेकन केयर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली, क्योंकि अगर स्टेट को परमिशन दे दी तब तो हो गया काम। सो ओवरसीज, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही मेंटेन करती है, किससे कितनी फ्रेंडशिप रखनी है, किस तरीके का बिजनेस किससे करना है, कितना बिजनेस करना है, कितना नहीं करना है, टैक्सेस एटसेट्रा एटसेट्रा, देयर आर वेरियस थिंग्स टू डिस्कस। सो ओवरसीज नेशनल एंड इंटरनेशनल मैटर्स, जैसे कि डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, किससे डील साइन करना है, ऑल दैट इज द task of central government. It also steps in during large scale issues like diseases or disasters affecting multiple states. तो जैसे floods आ जाते हैं almost every year to be considered on the eastern or western coast of India, तो they don't come in one individual state usually, क्योंकि भाई हमारे coastal regions का अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया हो, it is South India, तो हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु एंड सो ऑन स्टेट्स गोज ऑन। तो अगर वेस्ट कोस्ट पे फ्लड आया है तो इट विल अफेक्ट ऑन मेजॉरिटी बेसिस रीजन, एंड ईस्ट कोस्ट पे आया तो इट विल अफेक्ट द मेजॉरिटी रीजन ऑन ईस्ट कोस्ट। हाँ, कई बार ऐसा हो जाता है कि एक आधा स्टेट ही अफेक्ट होता है, बट यूजुअली डिजास्टर अफेक्टिंग मल्टीपल स्टेट्स में सेंट्रल गवर्नमेंट ही काम करती है। ठीक है, देन दिस स्ट्रक्चर, अब ये जो हमारा 3 टायर सिस्टम है, लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये जो ढांचा है, स्ट्रक्चर का मतलब ढांचा, एज एन ह्यूमन बॉडी डू हैव अ स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स, हड्डियों का ढांचा भाई, तो यहाँ पे गवर्नमेंट का एक स्ट्रक्चर है, ढांचा है, जिसमें कि तीनों लेवल्स आ जाते हैं। सो दिस स्ट्रक्चर ये क्यों बनाया गया है, क्योंकि इंश्योर करता है कि लोकल लेवल पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना लोकल गवर्नमेंट का काम है, एंड दे डू इट वेरी वेल। ऐसे ही स्टेट एंड सेंट्रल लेवल का काम है, सो दे डू इंश्योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर डिवाइडेड। तो तीनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइड हो गई भाई, सिंपल सी बात है। सेंट्रल गवर्नमेंट हर एक गांव में जाकर तो डील नहीं कर सकती, बिकॉज इंडिया इज अ ह्यूज लैंड, it's the 7th largest nation of the world, so it's not an easy task to consider for the state government। तो इस वजह से हमने पावर को और 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, ग्रास रूट लेवल तक, एंड गवर्नेंस इज क्लोजर टू द पीपल, enabling quicker and localized decision making। लोकल लेवल से भी शुरू होता है। So that's all for today's class। As I said कि आज 3 ही क्वेश्चन है भाई, मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाया ना, इसीलिए 3 है। मैं अपने जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है उस पर ज्यादा से ज्यादा डालने की कोशिश करती हूँ, ताकि आपका कोई भी टॉपिक अनटच ना रहे। So that's all for today's class। See you soon with the extra questions of the same chapter। Till then, take care। Bye bye।